फ्रेंड्स, देन दिसंबर 2018 पेपर, पहले डायरेक्ट टैक्स पार्ट देखते, बहुत सिंपल पेपर था, कुछ चीजों में ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी ऐसा सच कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था डीटी का। ओके, चलो देखो पहला क्वेश्चन, पीजीबीपी पे, पीजीबीपी और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इन दोनों का मिक्सचर एक क्वेश्चन था। देखते देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर 17-18, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, है ना। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए आप उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। बहुत सिंपल था, देखो नेट प्रॉफिट दिया, डेप्रिसिएशन जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, और एक डेप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स के हिसाब से दिया, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, राइट। इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर मतलब जो अलाउ नहीं है वो अलग से दिए हुए आपको, और वो डेबिट कर चुके, है ना, मतलब ये प्रॉफिट निकालते समय ऑलरेडी पी&एल अकाउंट में वो एक्सपेंडिचर इनएडमिसिबल जो है वो डेबिट कर चुके, तो ये एक्सपेंडिचर को एड बैक करना पड़ेगा हमको। फिर ये जो डेप्रिसिएशन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट का है उसको एड बैक करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, राइट। एंड ये दोनों डिडक्शंस है। तो पहले हम लोगों को इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट निकाल के हम लोग एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी निकालेंगे, क्योंकि इसमें 10AA का डिडक्शन, राइट। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपने पढ़ा होगा, तो देखो क्या बोलता है। तो नेट प्रॉफिट आपका 19,05,000 जो कि क्वेश्चन में दिया था, इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर ऐड किया, इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन माइनस किया, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट का वो माइनस किया, तो ये आया बुक्स ऑफ अकाउंट का ऐड किया और इनकम टैक्स का माइनस किया, ये आया आपका टोटल प्रॉफिट। ओके, मतलब टोटल इनकम, यू कैन से टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, राइट। अब ये टैक्सेबल इनकम में से ये दोनों डिडक्शन गए, जो 10AA का एग्जेम्पशन और 80IA का डिडक्शन आपका, राइट। तो ये 10AA का एग्जेम्पशन गया, तो ये इतना बिजनेस इनकम आ गया आपका, टोटल बिजनेस इनकम, और ये बिजनेस इनकम में से 80IA का डिडक्शन गया, तो ये आया आपका टोटल इनकम, और ये टोटल इनकम पे टैक्स निकालना पड़ेगा। फिर ये सेस आएगा 4%, तो जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब ये टैक्स और इसको कंपेयर करना है आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के साथ। तो देखो पहले तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपका ये जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट में मतलब आपका ये जो टैक्सेबल इनकम है ना, दिस इज टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको पहले, राइट। तो टैक्सेबल इनकम की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसमें 10AA और 80IA का एक्सपेंडिचर डिडक्शंस और एग्जेम्पशन हमने ऐड किया, तो आपको मिल गया टोटल एडजस्टेड इनकम, है ना, इट इज कॉल्ड एज टोटल एडजस्टेड इनकम, राइट। और अब ये टोटल एडजस्टेड इनकम पे 18.5% के हिसाब से एएमटी लगा देंगे, राइट। तो 18.5% के हिसाब से एएमटी लगा दिया, तो ये टैक्स इतना आ गया, सॉरी टैक्स कितना आया, 18.5 प्लस 4%, टैक्स आया इतना 391,530, राउंड ऑफ कर 391,530, और फिर 391,530 में से ये जो टैक्स आया ये 4% करना पड़ेगा आपको, 4% करके माइनस करेंगे तो ये एएमटी का क्रेडिट मिल जाए, सिंपल ऐसा, राइट। तो एक बार मैं बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में इस बार एएमटी का, तो सबसे पहले तो हम लोग टैक्स निकाल देंगे, नॉर्मल टैक्स निकालेंगे, जो भी आपका टोटल इनकम दिया है, बिजनेस इनकम, पहले तो 10AA का एडजस्टमेंट अगर दिया होगा तो 10AA का एडजस्टमेंट जाके बिजनेस इनकम निकल जाएगा, उसमें से जो भी डिडक्शंस है वो डिडक्शंस माइनस करके आपका टैक्सेबल इनकम आएगा, वो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकाल लेंगे नॉर्मल तरीके से, मतलब स्लैब रेट से, राइट। अब ये निकलने के बाद आप लोगों को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना, एडजस्टेड टोटल इनकम आपका जो टोटल इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से निकाला, उसमें 10AA और इस क्वेश्चन में जैसे 80A का एडजस्टमेंट दिया वो एड बैक करेंगे, तो टोटल एडजस्टेड इनकम उसका 18.5% और 4% उसमें ऐड करना, तो आपको मिल जाएगा गाइज आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को आपको कंपेयर करना है आपके इनकम टैक्स के साथ, तो जो हाइयर है वो हाइयर को पे करना है, और अगर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अगर हाइयर है तो फिर डिफरेंस जो रहेगा टैक्स का, दैट इज योर क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, आप लोग देख चुके हो, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस
with regard to the transaction in cash as per the provision of income tax act. गाइस ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आप रीड करो, लेकिन मैं फटाफट बता देता हूं आपको। एक 269 ST नया सेक्शन निकला था, जहां पे सेलर या सर्विस प्रोवाइडर, जैसा मैं सेलर हूं या सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं इन सिंगल डे पर्सन, एक पर्सन से एक दिन में एक ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इवेंट और ओकेजन फ्रॉम दैट पर्सन, मैं 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं ले सकता, है ना, एक पर्सन एक दिन में। अदरवाइज फिर ये 269 ST अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू मूव इंडिया टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, गवर्नमेंट का इंटेंशन है कैशलेस इकोनॉमी में लेके जाने का। सेक्शन 269 ST हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड एज पर विच नो पर्सन, सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर और ट्रांसफरर ऑफ कैपिटल असेट, इवन कैपिटल असेट के, पहले कैपिटल असेट के लिए अलाउ था, अब उसको भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उन्होंने, shall receive 2 lakhs or more in the following cases: aggregate from a person in a day, in respect of single transaction, in respect of transaction relating to event or occasion from a person। मतलब एक दिन में एक पर्सन से 2 लाख से ऊपर नहीं, एक ट्रांजैक्शन में भी नहीं। जैसे आप कोई एक लैंड परचेस करने गए, राइट, कैपिटल एसेट, और वो लैंड परचेस करते समय आप एक साथ, मतलब वो ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए के ऊपर नहीं दे पाएंगे, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर कैश में नहीं दे पाएंगे, ओके। अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक है तो डेफिनेटली, या डिमांड ड्राफ्ट है, RTGS, NEFT, ये सब चलेगा, राइट। फिर दूसरा, आप लोगों को एक्सपेंसेस के लिए तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है आपको, एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के ऊपर आप किसी भी पर्सन को एक दिन में, एक पर्सन को 10,000 रुपए से ऊपर अमाउंट नहीं दे सकते, अदरवाइज वो डिसअलाउ होता है 48(3) में, ओके। एंड तीसरा, नो डोनेशन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको अलग से दिया है उन्होंने, डिस्कस द एन इंडिविजुअल वांट्स टू डोनेट 5,000 इन कैश टू द पॉलिटिकल पार्टी, इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, 2,000 के ऊपर अब कैश में आप डोनेशन नहीं पे कर सकते, कैन नॉट एक्सेप्ट डोनेशन इन कैश अबाउट 2,000, तो 2,000 के ऊपर अब डोनेशन भी अलाउड नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो कैश वाला, एक तो रिसिप्ट 2 लाख, फिर सिंगल डे सिंगल पर्सन 10,000 रुपए का एक्सपेंसेस, और डोनेशन भी 2,000 के ऊपर कैश में नहीं दे सकते। डिस्कस द प्रोविजन 115 BBD एंड 115 BBDA। बहुत सिंपल, 115 BBD आया था। BBD अगर कोई स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है, मतलब क्या कि जैसे एक इंडियन कंपनी है, वो इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी में 26% से ज्यादा होल्डिंग है, स्टेक है, तो हम उसे स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी बोलते हैं। तो अगर वो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कोई डिविडेंड देती है ना, हमको, मतलब इंडियन कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनी को, तो इंडियन कंपनी को इसके ऊपर टैक्स पे करना एट द रेट ऑफ 15%, और उसके ऊपर कोई डिडक्शन, मतलब वो जो डिविडेंड मिलेगा उस पर कोई डिडक्शन का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे उसका कोई डिडक्शन नहीं। तो देखो, इफ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी पेज द डिविडेंड टू इंडियन कंपनी, तो डिविडेंड 15% से आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा लिखना था वो क्वेश्चन, ओके। और ये 222E अलग है, वो इसमें नहीं, और ये 15% पे सरचार्ज लगेगा, सेस लगेगा, दोनों चीजें, और कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी बता दिया, नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। और स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, जिसमें 26% और मोर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंडियन कंपनी हेल्ड करे। जैसे आसूस कंपनी है फॉरेन, आसूस में एडी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के 30% शेयर है मान के, तो आसूस एंड एडी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड आर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए एसोसिएटेड कंपनी माना जाएगा, और उसने अगर कोई डिविडेंड दिया तो मुझे एडी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस से डिविडेंड टैक्स भरना पड़ेगा। और 115 BBDA तो बहुत बार देखा, क्या होता है 115 BBDA, कि अगर कोई इंडिविजुअल, ध्यान से सुनो, इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म, इसको कोई डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से, तो 10 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट है 1034 में। अगर ये 10 लाख रुपीज के ऊपर जाता है, तो जो अमाउंट 10 लाख के ऊपर, जैसा 15 लाख का डिविडेंड मिला, तो ये 15 पे पूरे पे DDT नहीं लगेगा, 5 लाख पे डिविडेंड टैक्स भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 BBDA, और कितना रहेगा 10% प्लस एजुकेशन से, मतलब आपका सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज, ये सब आपको देना पड़ेगा, ओके।
और इसके अगेंस्ट में कोई अगेन एक्सपेंडिचर का अलाउ नहीं, एक्सपेंडिचर कोई भी अलाउ नहीं, वही वहां पे नहीं। इतना सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड, आपको बताना है टैक्स प्लानिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है या टैक्स इवेजन है। ओके, बहुत सिंपल। देखो पहला, पी डिपॉजिट्स 1 लाख इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड so as to reduce the total income from 3,40,000 to, of course it is tax planning। ये कोई बताने की जरूरत नहीं, टैक्स प्लानिंग, क्योंकि ये लीगल था और लीगल मीन्स का यूज करके हमने किया। एसक्यूएल मेंटेन्स द रजिस्टर ऑफ टीडीएस अफेक्टेड टू अनेबल द टाइमली कंप्लायंस, इट इज टैक्स मैनेजमेंट। आपको इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगाने देना चाहते, इसलिए आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो टैक्स मैनेजमेंट कर रहे हो। An individual taxpayer making a taxure fixed deposit of 1 lakh in nationalized bank, again a tax planning device. Then a bank obtaining a declaration in depositors in the form 15G and 15H and forwarding the same to income tax authorities, it is tax management, ताकि कोई उनको पेनल्टी इंटरेस्ट ये सब चीजें ना लगे। बैंक को ये 15G 15H फॉर्म, आपने सुना होगा, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग होंगे या मम्मी पापा को पूछो, इनके एफडीज होंगे, तो ये फॉर्म भर के देना पड़ता है, तो बैंक उनका टीडीएस नहीं काटती, उसके लिए 15G 15H फॉर्म रहता है। एंड जेड डेबिट्स द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस, दिस इज टैक्स इवेजन, ये टैक्स इवेजन। ओके, सिंपल। ये सब क्वेश्चंस मेरे नोट्स में ऑलरेडी आपको दिए थे। ये देखो, ये भी क्वेश्चन एक कॉपी पेस्ट है, चलो देखते हैं इसको। ए लिमिटेड, अ यूएस कंपनी, हैज सब्सिडरी बी लिमिटेड इन इंडिया। यूएस में एक ए लिमिटेड है, उसकी सब्सिडरी इंडिया में, ध्यान से सुनना, ये यूएस और यहां पे इंडिया है, राइट। लेट्स से दिस इज इंडिया, इंडिया में बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड। ओके, तो क्या हुआ, देखो, ए सेल्स द लैपटॉप टू बी लिमिटेड फॉर द रिसेल्स इन इंडिया। ये ए लिमिटेड क्या करता है, लैपटॉप इंडिया में बेचता है, राइट, और ये दोनों सब्सिडरी एक दूसरे। गुड। इट ऑल्सो सेल्स द लैपटॉप टू सी लिमिटेड, अनदर रीसेलर, एक सी लिमिटेड भी है, उसको भी लैपटॉप सेल करता है ए लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड बी को भी बेच रहा है, सी को भी बेच। ओके, इट सेल 40,000 लैपटॉप टू बी लिमिटेड, हमको 40,000 लैपटॉप सेल किए उसने एट 10,000 पर यूनिट, और एक लैपटॉप की कॉस्ट 10,000। द प्राइस फिक्स्ड फॉर सी लिमिटेड इज ओनली 9,000, और ये जो तीसरे पर्सन को, मतलब जो पर्सन उसका रिलेटेड नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, उसको 9,000 में बेच रहा है। तो सोचो आप, देखो कैसे सोचना आपको, ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन है, मतलब ए लिमिटेड 10,000 में बी लिमिटेड को बेच रहा है, तो बी लिमिटेड की सोचो आप कॉस्ट बढ़ गई है ना, क्योंकि जो एसोसिएटेड नहीं उसको 9,000 में जा रहा है, और बी लिमिटेड जो एसोसिएट है उसको ज्यादा भाव में जा रहा है, मतलब उसकी परचेस कॉस्ट बढ़ गई। अगर परचेस कॉस्ट बढ़ेगी तो इंडिया में मान के चलो वो 11,000 में बेचेगा, इंडिया में अगर बी लिमिटेड 11,000 में आगे बेचता है तो उसे सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट होगा, राइट। जबकि ये सी लिमिटेड अगर 11,000 में बेचता है तो सी लिमिटेड को 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो कैसे सोचना आपको, यहां पे इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है, इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में टैक्स कम लगना चाहिए, इसलिए ज्यादा भाव में बेचा। तो इंडियन कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया। अगर इंडियन कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट कम होगा, तो इंडियन कंपनी को टैक्स कम लगेगा। ऐसा एंगल से टैक्स प्लानिंग होती है। ओके, लेट्स सी आगे क्या बोलता है। देखो, द वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ लैपटॉप बाय बी लिमिटेड इज प्रोवाइडेड बाय बी लिमिटेड। जो लैपटॉप सेल करेंगे उसकी वारंटी बी लिमिटेड ही प्रोवाइड करेंगे। हाउएवर द लैपटॉप सोल्ड बाय सी लिमिटेड, ए लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द वारंटी फॉर 3 months। हाँ, देखो, अच्छा ये 10,000 में ज्यादा भाव में तो बेचा ही, उसके अलावा क्या बोलता है कि ये जो लैपटॉप आगे सेल करेंगे बी लिमिटेड, उसकी जिम्मेदारी बी लिमिटेड की। जबकि अगर ए लिमिटेड जो सी लिमिटेड को बेच रहा है, सी लिमिटेड आगे जब बेचेगा तो ये अगर खराब हो गए तो इसकी वारंटी की जिम्मेदारी है ए लिमिटेड की। ओके, आगे देखो क्या बोलता है। और वो 3 महीने तक ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एक्सटेंडेड द वारंटी एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1,000 पर एनम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट explain the method that can be applicable for determination of arm's length price. Also determine the effect on the net profit of the income of B Limited
assuming that C Limited has not entered into advance pricing agreement in this scenario discussed above, determine the arm's length price also. Very simple. देखो सबसे पहले तो आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा, राइट? तो आर्म्स लेंथ प्राइस तो पहले ये निकल गई कि अनरिलेटेड बायर को क्या भाव में बेच रहे, तो हमें मालूम है अनरिलेटेड बायर को 9000 में बेच रहे. ओके सर, लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि ये वारंटी जो है, अगर सी लिमिटेड को ए लिमिटेड जब सी लिमिटेड को बेच रही तो वारंटी भी ए लिमिटेड बेयर कर रही, जबकि वो बी लिमिटेड को बेच रही तो वारंटी कंसीडर नहीं हो रही. इसका मतलब यह है कि अभी भी ये इक्वल फुटिंग पे नहीं है, तो इनको इक्वल फुटिंग पे लाना पड़ेगा. तो 3 मंथ्स की वारंटी, तो देखो क्या किया अपन ने, कॉस्ट ऑफ वारंटी को पहले, मतलब कॉस्ट ऑफ वारंटी ये 9000 जो है, ये 9000 में कॉस्ट ऑफ वारंटी भी इंक्लूड है, तो यहां से ये कॉस्ट ऑफ वारंटी बाहर निकालना पड़ेगा. अरे आपको समझ रहा है, कॉस्ट ऑफ वारंटी जो है गाइस, समझो एक बार और समझो कि ये 1000 रुपए, जो 1000 रुपए की वारंटी है जो अलग से ले रहे, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप तो समझ में आएगा आपको क्या बोलता है. देखो, both A Limited and B Limited offer the extended warranty at a standard rate of 1000 per annum. ये A Limited और B Limited के बीच का ऐसा एग्रीमेंट है कि एक्सटेंडेड वारंटी की 1 साल की, ध्यान से सुनो, 1 साल के एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट है 1000 रुपए, और सी लिमिटेड को तो 3 महीने की वारंटी फ्री दे रहा है. तो आपको ये 1000 रुपए में से 3 महीने की कितनी वारंटी वो अलग से निकालना पड़ेगा. तो 1000 ये अगर 12 महीने के लिए, तो 3 मंथ के लिए कितना वो कॉस्ट निकल जाए, राइट? तो देखो वो कॉस्ट निकाली उन्होंने, 1000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, मतलब वो आती है 250 रुपीज. ओके, अब ये 250 रुपीज की जो वारंटी है, ये वारंटी ए लिमिटेड सी लिमिटेड को प्रोवाइड कर रहा है उसके कस्टमर्स को, लेकिन बी लिमिटेड को नहीं. मतलब अभी भी ये इक्वल फुटिंग पे नहीं है, राइट? तो ये 9000 में जो ये वारंटी इंक्लूड है, ये वारंटी को पहले हटाना पड़ेगा. तो अब ये आ जाएगी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन की प्राइस, जिसको मैं बोल सकूंगा आर्म्स लेंथ प्राइस, राइट? अनकंट्रोल 9000 पहले तो आ गए अनरिलेटेड बायर की प्राइस, बट ये वारंटी की कॉस्ट का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. अब सोचो थोड़ा सा, बी लिमिटेड के को जो लैपटॉप बेच रहा है उसके लिए वारंटी कॉस्ट नहीं ले कंसीडर कर रहा है ए लिमिटेड, उसके लिए अलग से पैसे ले रहे हैं 1000 रुपए 1 साल के लिए, और सी लिमिटेड को जो बेच रहा है उसमें फ्री वारंटी दे रहा है 3 महीने की. तो 1000 अगर 1 साल के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना वो निकाला अपन ने, तो वो 3 महीने के लिए 250 है. तो उस मतलब एक्चुअल प्राइस जो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को बेचना चाहिए वो ये वैल्यू पे बेचना चाहिए, बट बेच रहा है वो 10,000 रुपए में. मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है गाइज, ये इतना कॉस्ट ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को ज्यादा लगाया. ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को ज्यादा कॉस्ट में सेल किया, पर यूनिट 1250 रुपए ज्यादा भाव में सेल किया. अगर ये ज्यादा भाव में सेल करेंगे तो इंडिया का प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा, क्योंकि इतने से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई. तो ऐसे कितने यूनिट बेचे हैं? 40,000 यूनिट. तो 1250 इंटू 40, मतलब इतना प्रॉफिट पे इंडिया में टैक्स नहीं गया, कम गया है. इतने प्रॉफिट पे इंडिया में टैक्स कम गया, तो फिर इसके ये जो प्रॉफिट है ये टोटल इनकम में एड बैक हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट में कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे के बाद में एडजस्टमेंट के बाद जो आप टोटल इनकम में ऐड करते हैं वैल्यू, इस वैल्यू में कोई एक्सपेंडिचर या डिडक्शन अलाउ नहीं होता, फाइनेंस डिडक्शन अलाउ नहीं होता. देन नेक्स्ट, ए इज एम्प्लॉयड विथ XYZ लिमिटेड, हिज सैलरी इज 1 लाख पर मंथ. ओके, अच्छा नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन, हाँ. उषा एज 50 ईयर, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 17-18 and receives the professional fee of 4,50,000 for rendering the service outside India. 4,50,000 उसको मिले. Tax of 1,20,000 was deducted at source in a country in which India does not have DTAA agreement. मतलब क्या कि उसको मिले 4,50,000 और ये हाथ में मिले, है ना, उषा के हाथ में इतना पैसा मिला, और इस पे टैक्स ऑलरेडी उन्होंने डिडक्ट कर लिया, 1,20,000 का टीडीएस डिडक्ट कर लिया. अरे मुझे बताओ, तो उषा की टोटल इनकम कितनी होगी गाइस? उषा की टोटल इनकम होगी 5,70,000. ध्यान से सुनो, उसने इतना पैसा कमाया और उसमें से 1,20,000 रुपए गवर्नमेंट ने कट कर लिया, वहां के गवर्नमेंट ने कट कर लिया, और उषा के हाथ में पैसा दिया इतना. उसने कमाया तो इतना, देखो उसने कमाया कितना, 5,70,000, बट उसमें से 1,20,000 उन्होंने
टीडीएस के तौर पे डिडक्ट कर लिया, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन। ओके ग्रेट। देन शी इनकर्ड 1,60,000 एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग द सेम, मतलब उसकी जो इनकम हमने निकाली 5,70,000, उसमें से उसने 1,60,000 तो उसको एक्सपेंसेस आया, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम वहां पे कितनी होगी? 4,10,000, इतनी उसकी इनकम होगी वहां। ओके एक्सपेंसेस भी लगे उसको। शी हैज ऑल्सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन इंडिया ऑफ 2,50,000, ये इंडियन इनकम है, वेरी गुड, इंडियन इनकम। और ये हो गई फॉरेन इनकम। और उसने 1,40,000 डिपॉजिट के पीपीएफ में, मतलब 80C है 1,40,000 का, वेरी सिंपल। चलो उठाओ कैलसी, कैलसी उठाओ फटाफट। देखो 4,10,000 फॉरेन इनकम प्लस 2,50,000 कितना होता है? 4 और 6,60,000 रुपए, 6,60,000, और उसमें से 1,40,000 का उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80C में, तो उसकी इनकम बची 5,20,000, 5,20,000 राइट। अब ये 5,20,000 पे टैक्स निकाला, देखो क्या है 5,20,000 राइट। तो देखो कैसे किया, 5,70,000 एक्सपेंसेस माइनस करके ये फॉरेन की इनकम आई उसकी, फॉरेन इनकम प्लस इंडियन इनकम, टोटल इतनी, पीपीएफ का डिडक्शन दिया, इसके ऊपर ये पूरा टैक्स निकाला। ओके अब अपन क्या करते हैं सिंपल कि परसेंटेज निकालते हैं राइट। तो फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम, तो परसेंटेज ऑफ फॉरेन टैक्स विथ फॉरेन इनकम राइट, फॉरेन टैक्स विथ फॉरेन इनकम कितना टीडीएस काटा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय फॉरेन की इनकम 4,10,000 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ इंडियन टैक्स विथ इंडियन इनकम, तो इंडियन टैक्स कितना आया उसका? टोटल टैक्स आया 17,160 रुपए डिवाइडेड बाय इंडियन इनकम 5,20,000 इंटू 100, तो निकाल के दिया है शायद मैंने, देखो ये आता है 3.30, 29.6, 29.26, 3.30%, कितना सिंपल। तो ये जो अभी जो लेस होगा उसको डबली टैक्स्ड इनकम के साथ मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज डबली टैक्स्ड इनकम? दिस इज योर डबली टैक्स्ड इनकम, 4,10,000, तो 4,10,000 इंटू 3.30 उतने का मिलेगा रिलीफ, 4,10,000 इंटू 3.30। सब क्वेश्चंस करके दिए मैंने, ऐसे कितने सारे क्वेश्चन अपन ने, ये अलग तरीके से किया है, आप इसको भूल जाओ, हम लोग जैसे करते उसी हिसाब से करो, ये बहुत सिंपल होता है तरीका राइट। चल देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2A हो गया, बी सी भी हो गया, चलो वेरी गुड। देन 2A, हाँ देखो क्या इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो इसको, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, बाकी अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ये थोड़ा हटके, आपको शायद पता नहीं हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट ऑन 1 अप्रैल 17 इज 4 लाख, WDV 4 लाख है। ऑन 12 मई 2017 एन असेट बिलोंगिंग टू सेम ब्लॉक वॉज परचेस्ड फॉर ₹2 lakhs, है ना, तो 2 लाख की एसेट परचेस किया ब्लॉक में। सडनली फायर ब्रोकन आउट ऑन 18th of October 17, देखो सेम ईयर में सब कुछ हो रहा है, तो 1 अप्रैल को आपका ब्लॉक था 4 लाख का, और उसमें 2 लाख का आपका एसेट आपने ऐड किया, मतलब टोटल 6 लाख की एसेट हो गई आप, वेरी गुड। फिर फायर ब्रोकन आउट हो गया एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15% है बोल रहा है, तो आगे क्या हुआ देखो, ऑल द एसेट डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड कंपनी रिसीव्स 10 lakhs फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। देखो एक सेक्शन है 50C कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला, तो उसमें क्या बोलता है गाइस कि अगर आपका ये ब्लॉक ऑफ असेट है और ये पूरा ब्लॉक ऑफ असेट अगर आपका डिस्ट्रॉय हो गया और उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस, पूरा ब्लॉक ऑफ असेट डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा वर्ड याद रखना फुल, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं तो जो एक्सेस मिलेगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो देखो दिया आपको, देखो तो टोटल ब्लॉक है आपका 4 लाख का पहले ओपनिंग, और उसमें 2 लाख की एसेट ऐड हुई, तो टोटल अब हो गया 6 लाख का ब्लॉक राइट। देखो मैंने नोट भी लिख के दिया आपको, अगर पूरा ब्लॉक डिस्ट्रॉय होता है तो ही कैपिटल गेन आएगा सेक्शन 50 में, 50C नहीं सॉरी 50। कैपिटल गेन कब आएगा? अगर पूरा ब्लॉक डिस्ट्रॉय होता है, तो हमेशा याद रखना। तो ये 6 लाख का पूरा ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो गया आपका, और उसके अगेंस्ट में आपको 10 लाख रुपए मिले, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया सेक्शन 50 के हिसाब से 4 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर फिर 15% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर पूरा ब्लॉक डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो फिर कैपिटल गेन नहीं आएगा।
तो दूसरे पॉइंट में वही बोला है, पार्ट ऑफ द असेट डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड कंपनी रिसीव्स 5 लाख। अब देखो 6 लाख का आपका ब्लॉक था टोटल, है ना, 6 लाख का, सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट में, और आपका पार्ट ऑफ द ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो गया बाय द फायर एंड कंपनी रिसीव्स 5 लाख। तो 5 लाख मिले, मतलब मान के चलते 5 लाख की एसेट आपकी डिस्ट्रॉय हुई, तो अभी भी ब्लॉक में 1 लाख रुपए की एसेट बाकी है ना, 1 लाख रुपए की एसेट बाकी। 6 लाख का ब्लॉक था, 5 लाख की एसेट डिस्ट्रॉय हुई, 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मिला, यहां कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि पार्ट ऑफ द ब्लॉक हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ओनली पार्ट। तो 1 लाख रुपए जो बचा, इसके लिए 17-18 पे डिप्रिसिएशन मिलेगा, और डिप्रिसिएशन का क्या रेट है, एट द रेट ऑफ 15%, मतलब 15,000 रुपए का डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो देखो आंसर, एज द ब्लॉक ऑफ एसेट वाज नॉट फुल्ली डिस्ट्रॉयड नो कैपिटल गेन विल अराइव, है ना, मैं बता दिया आपको। तो 6 लाख का ब्लॉक, 5 लाख मिले आपको, 1 लाख का ब्लॉक बचा, 15,000 का डिप्रिसिएशन, 85,000 अभी भी बैलेंस। सिंपल क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट, परिमल, a managing director of Heavens Engineering Limited, holds 70% of the paid up capital 20 lakhs, है ना, 70% पेड अप कैपिटल होल्ड करता था वो ये कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ध्यान देना, इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मेरे नोट्स में था। ओके, द बैलेंस एज ऑन 31st March 17 इन द जनरल रिजर्व इज वाज 6 lakhs, जनरल रिजर्व में 6 लाख का बैलेंस था। The company on 1st of July 17 gives interest-free loan of 5 lakhs to supervisor having the salary of 4,000 per month। एक सुपरवाइजर था कंपनी में, वो सुपरवाइजर को जिसका सैलरी सिर्फ कितना था, 4,000 पर मंथ, और उसको लोन दिया 5 लाख का। सोचो अब देखो लोन क्यों दिया। Who in turns on 15th August advanced the said amount of loan taken from the company to the Parimal। देखो there is a nexus, उसको कौन से दिन देते बेटा, जुलाई महीने में वो सुपरवाइजर को पैसे देती है कंपनी, और कंपनी फिर परिमल को दे देती है। तो आपको मालूम है, अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो 10% से ज्यादा स्टेक रखता है कंपनी में, इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, और वो कंपनी, ध्यान से सुनना, सेक्शन 222E क्या बोलता है, अगर कोई कंपनी जिसमें पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, वो अपने शेयर होल्डर को लोन देती है जिसका 10% से ज्यादा स्टेक है, उसको लोन दे रही है, तो फिर हम उसको डीम डिविडेंड मानते 222E में। तो उसको बचने के लिए परिमल ने क्या किया, कोई एक सुपरवाइजर को लोन दिया, और सुपरवाइजर को जुलाई महीने में लोन दिया, उसको बोला कि ये लोन तुम मुझे वापस दे देना बाद में। अगस्त महीने में दे दिया उसने। देखो तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, टैक्स द अमाउंट इन एडवांस in the hands of Parimal। is the action of assessing officer is correct? yes definitely there is nexus। वो नेक्सस है भाई, ये तो टैक्स प्लानिंग की परिमल तूने, कि तू अगर डायरेक्ट लेता था तो 222E में तुझे फंसने का डर था, 222E में, इसलिए तूने पहले सुपरवाइजर को दिया और सुपरवाइजर से फिर वो लोन तूने ले लिया। तो ऐसा माना गया कि आपने ही वो लोन डायरेक्ट कंपनी से लिया, 222E में आप फंस जाओगे। तो देखो वहां पे कैसा लिखता है, देखो आंसर देखो कैसा लिखता है, बट इट इज टू द एक्सटेंट ऑफ लोन गिवन और जनरल। तो जनरल रिजर्व में तो 6 लाख रुपए है, जनरल रिजर्व में मैक्सिमम इतने का डिविडेंड हो सकता है, आपका डिविडेंड माना जा सकता है, बट यहां लोन कितने का है, 5 लाख का ही। तो डिम डिविडेंड कितने पे लगेगा टैक्स, 5 लाख। अगर ये लोन 10 लाख का होता था तो मैक्सिमम डिम डिविडेंड कितने का माना जाता था, 6 लाख, टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल रिजर्व ओनली। तो देखो कैसा लिखता है, इंस्टीट्यूट को देखो कैसा आंसर चाहिए। द कंपनी हैड एडवांस द लोन टू द एम्प्लॉय हु इन टर्न्स एडवांस द सेम टू द मैनेजिंग डायरेक्टर होल्डिंग 70% ऑफ द कैपिटल। फिर प्रोविजन लिखना पड़ेगा आपको। देखो बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ 222E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सेम शॉल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड एज द पेमेंट मेड बाय द कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल हु होल्ड नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर। यहां तो 70% है, राइट, टू द एक्सटेंट ऑफ द कंपनी पजेस द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 6 लाख का है, बट लोन 5 लाख का दिया है, इसलिए डिम डिविडेंड 5 लाख का माना जाए। बट वही बताया अगर लोन 10 लाख का होता तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब 6 लाख का ही डिम डिविडेंड माना जाए, राइट। तो यहां एडवांस 5 लाख का है, तो देयरफॉर देखो कंक्लूजन, मतलब आपको पहले तो आंसर दे दिया, फिर प्रोविजन और फिर कंक्लूजन निकाला। पेमेंट इज ट्रीटेड एज डिम डिविडेंड, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 5 lakhs
by the company to the supervisor, who in turn gives the same to the Parimal, shall be an amount given to the benefit of Mr. Parimal and treated as deemed dividend in the hands of Parimal. Simple. Okay. Then next question, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, देखो क्या बोलता है. एडवाइस रश्मि सुटेबली टू मिनिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी. ये जो क्रीम स्टूडेंट है उनके लिए ऐसे क्वेश्चन बने जाते. तो देखो क्या बोलता है, कठिन नहीं था लेकिन देखो रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन था. रश्मि एन इंडियन सिटीजन ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो as a professor in Canada on monthly salary of $10,000 on 1st of April 15. She wants to come to India in 2017 and stay continuously for a period of 11 months to complete her house construction in Delhi. उसका एक घर कंस्ट्रक्ट करना था तो इसलिए 2017 में वो आना चाहती थी. ओके, 11 महीने के लिए. She wants to know whether she can avoid the payment of income tax legally on her foreign income earned. She can come to India at any time in 2017 for this purpose. Guys देखो क्या बोलना चाह रहा है ये. आपको मालूम है अगर इंडियन रेसिडेंट पर्सन है तो इंडिया की इनकम भी उसकी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल अगर वो रेसिडेंट पर्सन हो जाता. तो वो चाहती है कि वहां का टैक्स, मतलब वहां पे जो पैसा कमा रही है वो पैसे पे इधर टैक्स ना लगे. ऐसा क्वेश्चन है, वहां पे जो पैसा कमा रही है उसको इधर टैक्स ना लगे. तो आपको लीगल वे पूछ रहे. तो हमें मालूम है कि अगर रश्मि का स्टेटस नॉन रेसिडेंट रहता है तो वहां की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी अनलेस इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. तो यहां से तो कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि वहां पे वो सैलरीड एम्प्लॉय है, राइट. तो फिर उसको नॉन रेसिडेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसे 11 महीने आना है, 11 महीने इंडिया में. तो उसको हम सजेस्ट करेंगे एक काम कर रश्मि, क्योंकि लास्ट लाइन में दिया है उसने कि शी कैन कम एनी टाइम इन इंडिया. तो उसको एक बोलेंगे कि आप ये जो 11 महीने आ रही हो कंटिन्यूस 11 महीने मत आ, क्योंकि अगर तू कंटिन्यूस 11 महीने आ गई तो फिर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहेगी, 182 डेज से ज्यादा. और अगर 182 डेज से 11 महीने मतलब 182 डेज से ज्यादा, तो फिर आप रेसिडेंट बन जाओगे. अगर रेसिडेंट बनोगे तो वहां की इनकम इधर टैक्सेबल डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगी और टैक्स हो जाएगा. तो आप क्या करो, ये 11 महीने को 2 साल में डिवाइड करो, मतलब 181 डेज एक साल में आओ और दूसरे साल में फिर 181 डेज आओ. ऐसा करके आप इंडिया में आओ और आपके घर का कंस्ट्रक्शन करो. तो वैसे वो आंसर वहां पे लिखा है. अब पढ़ो, अब आपके फट से समझ में आएगा. देखो, द पीरियड ऑफ 11 months मे बी staggered over the period of 2 previous year in such a way that the basic condition of residence is not satisfied, right. Basic condition है आपकी 182 days की, right. Therefore Rashmi can stay in India 362 days at a stretch spread over 2 financial year, 181 days in 16-17 and 181 days in 17-18 without becoming the resident in the previous. तो आप रेसिडेंट बिना बने, मतलब 181 डेज रहो तो आप रेसिडेंट नहीं बनोगे. ओके, सिंपल. देन A is employed with XYZ Limited. His salary is 1 lakh per month. He also paid the house rent allowance of 20,000 per month. HRA 20,000 का. His wife B Limited is employed in at a salary of 40,000 per month in ABC Limited. Okay, where A has 20% shares. B does not hold adequate B does not have adequate qualification for the post of she is holding. Guys, ये क्लबिंग का क्वेश्चन है, क्लबिंग ऑफ इनकम का. क्या बोलना चाह रहा है देखो समझो. ए लिमिटेड ए क्या करता है, एक पर्सन है जो XYZ कंपनी में एम्प्लॉयड है. ओके, 1 लाख पर मंथ के सैलरी पे और उसको 20,000 रुपए का HRA मिलता है. बी एक दूसरे कंपनी में ABC लिमिटेड में, और वो ABC लिमिटेड जो है, ये ABC लिमिटेड में ए लिमिटेड होल्ड करता. ए जो पर्सन है, ये पर्सन जो है, पर्सन ए, ये 20% के शेयर होल्ड करता है. और इसमें बी जो है, ए की वाइफ ऑफ ए, इसको 40,000 रुपए पर मंथ मिलता है. अब इसके होल्डिंग है, यहां पे ए की होल्डिंग है ABC लिमिटेड में, मतलब ये जो वाइफ की इनकम है, ये वाइफ की इनकम ए के हाथ में क्लब होगी अगर वाइफ वो क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं करे. अगर वो क्वालिफिकेशन होल्ड करिए, मतलब उसके पोजीशन, वो जो 40,000 रुपए महीना कमा रही है वो उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कमा रही, तो फिर क्लबिंग प्रोविजन नहीं आएंगे. लेकिन वो अपने दिया है क्लियर कि वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं कमा रहे. जैसे मान के चलो ये ABC जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है और ये बी क्या करती है, बी है इंजीनियर,
तो इंजीनियर का सीए फर्म में क्या काम। लेकिन ए ने क्या किया है, चूंकि ए का होल्ड था ए कंपनी में, ए ने बी को वहां पे काम पे लगा दिया और 40,000 रुपए ये जो आएंगे ये किसके हाथ में क्लब होंगे, ए के हाथ में। देन क्या बोलता है आगे देखो, बी इज द ओनर ऑफ द हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1516 with the borrowed fund, suggest the scheme of tax planning to minimize the tax liability। भाई सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ए की जो होल्डिंग है 20% उसको कम करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा 19%। क्योंकि अगर ये 20% होल्डिंग रही तो एबीसी लिमिटेड में एक ही, तो ये जो इनकम है ये इनकम क्लब हो जाएगी 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग है तो हस्बैंड की, ओके, मतलब इधर आओ स्पाउस की, ओके। तो देखो पहला पॉइंट तो वही दिया है, तो वो क्लब ना हो। फिर दूसरा दिया है कि ये जो हाउस है, ये हाउस जो बी अपने पास है, तो उसके लिए क्या, बी शुड नॉट ट्रीट इट एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो बी ने क्या करना चाहिए, शी शुड लेट आउट टू ए ऑन रेंट, ए को रेंट पे देना चाहिए। और ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, उसके ऊपर एचआरए क्लेम करेगा, एग्जेम्पशन, एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करेगा। और बी के हाथ में इनकम हो जाएगी, आप बोलेंगे बी के हाथ में रेंट की इनकम हो जाएगी ना, क्योंकि बी ने ए को रेंट पे दिया। देखो अभी क्या कर रही है बी, चलो वापस एक बार समझो, अभी बी क्या कर रही है, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मान रही। अब बी ने क्या करना चाहिए, देखो वो बोलता है बी शुड नॉट ट्रीट द हाउस एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, शी शुड लेट आउट इट टू ए एंड ऑन अ रेंट रिसिप्ट ऑफ 40,000 पर मंथ। बी ने वो हाउस ए को रेंट पे देना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रेंट रिसिप्ट ए एंटाइटल टू क्लेम द एग्जेम्पशन अंडर एचआरए, ये एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करेगा। और बी कैन क्लेम द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग इनकम और हाउस प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। और ए क्या, बी क्या करेगी कि वो जो इनकम आएगी रेंट पे, रेंट की इनकम आएगी, अब उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो रेंट की इनकम आएगी उसके साथ वो इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट जो पे कर रही है ना, लोन पे इंटरेस्ट जो पे कर रही है उसका बेनिफिट वो उठा सकते। तो गाइज ऐसे टैक्स प्लान, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गए, इतने ट्रिकी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एग्जाम प्रेशर में सर हमको ये सब चीजें कैसे ध्यान में रहेगी। तो गाइज ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन में रहते, तो क्वेश्चन 2 और 2A ये दोनों ऑप्शन में रहते, तो आप पहले समझ लो कि आपको कौन से फैमिलियर लग रहे, अच्छे से दिमाग लगा के उसके बाद आप क्वेश्चन को डिसाइड कीजिए कि हमको ये क्वेश्चन करना। ओके गाइज, अगर आपको मेरे से कोई हेल्प लगती है, आपको कोई चैप्टर के लिए वीडियोस लगते हैं या फिर ऐसी कोई हेल्प लगती है, तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं।